प्रणाम। उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों, ब्लॉक प्रमुखों और जिला पंचायत के अध्यक्षों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम वेबिनार के माध्यम से आपसे जुड़ रहे हैं, जिसमें प्रमुख वक्ता हैं श्री आनंद स्वरूप शुक्ला जी, राज्य मंत्री ग्रामीण विकास एवं समग्र ग्राम्य विकास, डॉक्टर कमल टावरी, पूर्व सचिव भारत सरकार, एवं श्री वेंकटेश्वरलू, महानिदेशक दीनदयाल उपाध्याय स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ। मैं विजय तिवारी, अध्यक्ष इंडो यूरोपियन चेंबर ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। खंड विकास अधिकारीगण, नवनिर्वाचित सम्मानित ग्राम प्रधानगण एवं अन्य महानुभाव, राज्य ग्राम विकास संस्थान के द्वारा अत्यंत ही उपयोगी वर्चुअल कार्यक्रम में आप सभी के लिए अनेक प्रकार के उपयोगी बिंदुओं पर विचार किया जा रहा है। विशेष रूप से हमारे जो नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान हैं, ग्राम्य जीवन में और एक आदर्श गांव की व्यवस्था में निर्वाचित ग्राम प्रधान की बहुत बड़ी भूमिका होती है। हमारे जो माननीय ग्राम प्रधानगण हैं, शासन की अनेक योजनाएं जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों के लिए चलाई जा रही हैं, उन तक पहुंचाने में हमारे माननीय ग्राम प्रधानगण की बहुत विशेष भूमिका होती है। क्योंकि केवल सरकार के प्रयास से कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता है जब तक सरकार और समाज दोनों का समन्वित प्रयास नहीं होता है, तब तक हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। और इसलिए ग्रामीण जीवन जिसमें ग्राम प्रधान ऐसे लोग चुने जाते हैं जिनके बारे में गांव के सभी निवासियों को पूरी जानकारी रहती है, और माननीय ग्राम प्रधान को भी गांव के एक एक परिवार के उसके आर्थिक, सामाजिक स्थिति के बारे में पूरी तरीके से जानकारी होती है। इसलिए सबसे आवश्यक यह हो जाता है कि जो भी योजनाएं संचालित होती हैं केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की, और उनके मानकों के अनुसार पात्रता की श्रेणी में जो भी परिवार आते हैं, क्या हम एक ऐसा आदर्श गांव बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे जहां हम यह संकल्प लेंगे कि केंद्र और प्रदेश सरकार की उन सभी योजनाओं का लाभ हमारे उन सभी परिवारों को मिलना ही है जो उनके पात्र हैं। अनेक स्थानों पर इस प्रकार की भ्रांतियां देखी गई हैं। आपके आगरा के क्षेत्र में तो इस प्रकार की शिकायतें कम हैं, लेकिन जैसे उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री आवास या पात्र गृहस्थी का अंत्योदय कार्ड, ये तीन विशेष रूप से ऐसे कार्यक्रम हैं जिनमें जैसे जो पात्र गृहस्थी कार्ड है राशन का, वह गांव की आबादी में 79.56% लोगों का ही बनाया जाता है। कई बार ऐसा होता है, अनेक गांवों में देखने को मिलता है कि जो पात्र नहीं है उनका बना हुआ है, जो उसकी लिमिट है, सीमाएं हैं, आप सभी उससे अवगत हैं। लेकिन ऐसा भी देखा जाता है कि कोई सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन भी पा रहे हैं, घर में 2 ट्रैक्टर भी है, 4 पहिया वाहन भी है, उनका राशन कार्ड बना हुआ है। और जो ऐसे लोग हैं जो पति पत्नी अशक्त हो गए हैं शारीरिक रूप से, जिनके बच्चे बाहर चले गए अथवा 2 बेटियां हैं, विवाह हो गया, चले गए, इन दोनों के पास शरीर में जब तक दम रहा कहीं न कहीं सेवा करके अपना पेट पालते रहे। लेकिन जब अशक्त हो गए, उन्हीं के लिए प्रातः स्मरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अंत्योदय कार्ड की कल्पना की थी। लेकिन हम यह भी देखते हैं कि अनेक गांवों में उस प्रकार के जो परिवार हैं, जो अशक्त हैं, जो सरकारी योजनाओं पर भी निर्भर
उनको उसका लाभ नहीं मिल करके ऐसे लोगों को उसका लाभ मिलता है जो कि सक्षम है। सैकड़ों उदाहरणों से मैं भी अवगत हूँ। हमारे सभी माननीय ग्राम प्रधानगण से हमारे जो खंड विकास अधिकारी गण जुड़े हुए हैं और अन्य जो विभागों के लोग जो भी हमारी योजनाएं संचालित होती हैं, सबसे आवश्यक है इन 3 बिंदुओं पर कि आपके गांव में हम एक ऐसी सूची बनाएं जिसमें कि जो सर्वाधिक निर्धन परिवार हैं वह एक हम 15 से 20-25 लोगों की ऐसी सूची बनाएं। हम यह देखें कि हमारे गांव के जो अंत्योदय कार्ड है, क्योंकि जो अंत्योदय कार्ड है उसकी संख्या नहीं बढ़ सकती है, अभी संख्या वही रहती है, संख्या वही है, उसमें हमें परिवार परिवर्तित करने का अधिकार होता है और माननीय ग्राम प्रधानगण के द्वारा प्रस्ताव करके यह परिवर्तन हो जाता है। मैं अनुरोध करूंगा कि आप एक संकल्प लीजिए आज इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आपके गांव में जो सर्वाधिक गरीब परिवार है उसको निश्चित रूप से हम अंत्योदय कार्ड से आच्छादित करेंगे और जो सक्षम परिवार है उनको उससे बाहर करेंगे। और उसी प्रकार से जो पात्र गृहस्थी के कार्ड हैं, हम यह संकल्प लें कि हमारे गाँव में 100% हम उन परिवारों को आच्छादित कर देंगे। हम ये संकल्प लेंगे कि हमारे गांव में कोई भी 60 वर्ष के ऊपर की ऐसी हमारी वृद्धा माँ या हमारे वृद्ध सज्जन ऐसे नहीं होंगे जो पेंशन की पात्रता रखते होंगे, उनके पास पेंशन नहीं हो, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो जन सेवा केंद्र पर जाकर के अपनी कार्रवाई को पूरी नहीं कर पाते। कई बार ऐसा भी होता है कि अभी चुनाव के पहले में अनेक प्रकार के जो लोग सेवा करने के लिए आते हैं कुछ समय के लिए, वह लोग रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं और फिर से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के 3 महीने बाद ही वह पेंशन की प्रक्रिया चालू होती है। इस बीच में कोई दूसरा उनसे मिलता है और फिर से उनका रजिस्ट्रेशन करा देता है। जब डबल हो जाता है तो वह डिलीट हो जाता है और इस प्रकार से कई महीने सालों बीत जाते हैं और ऐसे जो निरक्षर अथवा चीज़ों की जानकारी कम जिन जनों को है, जिनके परिवार में कोई युवक नहीं है जो उनकी सहायता कर सके, ऐसे लोग वर्षों बरस वंचित रह जाते हैं। हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम ग्राम प्रधान के नाते एक आदर्श गांव बनाने के नाते हम संकल्प लेंगे कि हमारे गांव में कोई भी दुर्भाग्य से जो हमारी माँ बाप विधवा हो जाती है उनका विधवा पेंशन जरूर हम बनवाएंगे, वृद्धा पेंशन जरूर करवाएंगे, जो दिव्यांग भाई बहन है उनके लिए जरूर व्यवस्था करेंगे और जो राशन कार्ड की दोनों कार्डों की मैंने बात की वह निश्चित रूप से करेंगे। अभी मैं 2 बातों का आप सभी के मध्य में निवेदन करना चाहूँगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से प्रदेश की योगी सरकार ने अपने 3 वर्षों के कार्यकाल, 1 वर्ष को कोरोना काल के कारण वर्ष होते तो प्रारंभ के 3 वर्षों के कार्यकाल में ही 14,61,000 आवास दे दिए, जो कि वर्ष 2011 की जो शेष सूची थी उसके अनुसार जो भी हमारे पात्र पाए गए सभी को हमने आवास दे दिया। लेकिन हमने देखा कि अनेक ऐसे परिवार हैं जो कि पात्रता श्रेणी में है लेकिन सूची में नहीं है, तो उसके लिए प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना आई। यह मार्च 2019 से मई-जून 2019 तक गांव-गांव में फिर से फोटोग्राफी हुई। उस समय भी जो हमारे सचिवगण भी जुड़े हुए हैं वह भी इस बात को ध्यान देंगे, हमारे खंड विकास अधिकारी कि अगर उस समय ईमानदारी से कार्य हुआ रहता तो सभी लोगों को हम सूचीबद्ध कर दिए होते। 32 लाख लोग, 32,25,000 लोग सूचीबद्ध हुए हैं। यद्यपि 49 लाख लोगों की फोटोग्राफी हुई, लेकिन उसमें पात्र 32,25,000 लोग पाए गए हैं और लगभग उसमें से 12 लाख लोगों को आवास देने की प्रक्रिया अभी 3 जो अभियान चल रहे हैं उसके माध्यम से हुआ भी है। लेकिन यह बार बार देखा जा रहा है कि अभी जो फोटोग्राफी का प्रधानमंत्री आवास प्लस में फोटोग्राफी हुई थी जो हमारे पंचायत सचिव की जिम्मेदारी होती है, लेकिन हमारे पंचायत सचिव रोजगार सेवक के माध्यम से वह कराते हैं और रोजगार सेवक कहीं न कहीं से जो ग्राम के प्रधान होते हैं उनके सहयोगी और सहायक के रूप में कार्य करते हैं। मैं अभी जो नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानगण हैं उनसे विनम्र अनुरोध करूंगा। पूर्व का मेरा अनुभव है कि मैंने देखा है कि 5 वर्ष के कार्यकाल में भी अनेक ग्राम प्रधानों ने कौन लोग मत दिए हैं, कौन मत नहीं दिए हैं, कौन सा मोहल्ला, कौन सा गली, वो भेदभाव 5 वर्ष करते ही रह गए और ऐसे लोग फिर से निर्वाचित होकर के नहीं आए हैं।
मैं ज़रूर अनुरोध करूँगा कि निरपेक्ष रूप से सभी के लिए कार्य करने की भावना से निर्वाचित होने के बाद भूल जाइए किसने मत दिया किसने नहीं दिया, संपूर्ण गांव की सेवा की भावना से और जो भी योजनाएं संचालित हैं, जैसे प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना का कार्यक्रम आया और उसके बाद से यह देखा गया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखा कि 2011 के जब सर्वे हुआ था, वह सर्वे अगर ईमानदारी से वो सर्वे हुआ था, बहुत ही अपरिपक्व लोगों के द्वारा वो सर्वे करवाया गया था, जिस कारण से प्रधानमंत्री आवास की सूची में बहुत सारे लोग वंचित रह गए। मुख्यमंत्री आवास योजना मुख्यमंत्री जी ने चलाई, उस बात की चर्चा नहीं करनी है, लेकिन प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के माध्यम से वर्ष भर में 5 लाख रुपये की जो व्यवस्था की जाती है उपचार के लिए, उसमें भी अनेक नाम छूटे हुए थे। मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए गाँव-गाँव में सर्वे कराने की बात करी और हमारे स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा सर्वे किया गया। मुझे आज भी यह मालूम हुआ अनेक गाँव में 3 वर्ष से जिस परिवार में कोई व्यापारी पर खड़ा हुआ है, उसका नाम नहीं, केवल एक सर्वे में जो भी हमारी आशा बहू या जो भी स्वास्थ्य कर्मियों को इस गाँव में ड्यूटी दी गई, उन्हें बस उस परिवार का नाम देना था। केवल 54 लाख नाम आए उत्तर प्रदेश में, जबकि कम से कम 1.5 से 2 करोड़ नाम हमारे परिवारों के नाम आने चाहिए। हम ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ अगर अपने कार्य को करेंगे तो निश्चित रूप से हम सबका भला कर सकेंगे। मैं माननीय जो गांव के विकास से जुड़े हुए जिला विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, ग्राम पंचायतों के सचिव हैं, मैं सचिव लोगों को जरूर कहना चाहूँगा कि निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ कार्य को करने की आवश्यकता है। जो नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान हैं, उनका भी सम्मान करने की आवश्यकता है। कई स्थानों से मुझे ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि अभी जो नवनिर्वाचित प्रधान हैं, कई स्थानों पर हमारे जो पंचायत के सचिव हैं, उनके पास 1 से अधिक पंचायतें हैं, तो वहाँ समय भी नहीं दे पा रहे हैं और जो समुचित सम्मान है निर्वाचित ग्राम प्रधान का, वह भी नहीं दे रहे हैं। तो लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि का सबसे बड़ा महत्व होता है। यही भारत के लोकतंत्र की विशेषता है और उस विशेषता को हम कहीं से भी हम उस लोकतंत्र की भावना में नहीं आ सकते हैं। जो योजनाएं संचालित हैं गाँव में, मैं ग्राम प्रधानगण से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि आज छोटी मोटी बातों पर गाँव में पानी निकास की भयंकर समस्या है। ग्राम समाज के जो भी गड्ढे हैं, उन गड्ढों को 1 से 2 परिवार जबरदस्ती उसको भरते हैं, वहाँ पर नाली नहीं ले जाने देते हैं। पूरे गांव को लोगों को मिल करके गांव में जब से मनरेगा आया है और इतने रास्ते बनते चले गए हैं कि अगर आप दूर से ड्रोन मैप से लेंगे आप गांव का फोटो, तो आप देखेंगे कि पूरे गांव को पूरे ब्लॉक कर दिया है। कहीं से भी वर्षा का पानी जल संचय तो हो रहा है, लेकिन पानी निकास नहीं हो रहा है और खेतों में जो हम अत्यंत रासायनिक उर्वरक डालते हैं, उस कारण जो मिट्टी की अवशोषण क्षमता है वो अभी कम हो गई है। तो कई महीने तक जल जमाव बना रहा है, कहीं से भी जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। इतने मार्ग, इतने बंधे उस गाँव में बना दिए गए हैं, तो जल निकासी के लिए, क्योंकि जल तो अधोगामी होता है, जहाँ उसे जगह मिलता है जल को चला जाता है, यह जगह नहीं मिल रहा है जल निकासी के लिए। और जो ग्राम समाज के गड्ढे हैं, जो ग्राम समाज की भूमि है, उसको फ्री करा करके और समस्त गाँव के उपयोग के लिए लाना। जो शौचालय बनाए गए हैं, उन शौचालयों का समुचित उपयोग और जो स्वच्छता के लिए वहाँ स्वच्छता के लिए हमारे समूह की दीदियाँ रखी गई हैं, उनको भी सम्मान देना और स्वच्छता और पानी की व्यवस्था वहाँ नियमित रूप से संचालित रखना। अनेक गाँव में जो पेयजल की व्यवस्था है, वह एकल संचालन की जो पानी की टंकियाँ हैं, वो हमारे माननीय ग्राम प्रधानगण के द्वारा होती हैं, उसका भी निश्चित रूप से संचालन करना। और गाँव में छोटे छोटे समस्याओं को लेकर के, आपसी झगड़े को लेकर के, भूमि विवाद को लेकर के अनेक बार ऐसा होता है कि सभी के हाथ में मोबाइल हो गया है और छोटे ही विवाद में भाई भाई ही तुरंत 112 नंबर डायल करते हैं। पुलिस आती है और 112 नंबर जो पुलिस आती है वह निर्णय करने के लिए नहीं आती है। उसका केवल एक ही काम है कि एक अथवा दोनों पक्ष को थाने पर बुलाना, वहाँ ले जाना। वहाँ ले जाने के बाद चूँकि वह 112 नंबर का फ़ोन, वो सूचना लखनऊ आती है, एसपी सीओ के माध्यम से जाती है, उसमें पुलिस की व्यवस्था होती है कि पुलिस कुछ न कुछ कार्रवाई करेगी। और ज़मीन के विवादों में डीजीपी से लेकर सभी का निर्देश है कि दोनों पक्षों पर 151 की कार्रवाई होती है।
कई बार ग्राम प्रधान के नाते आप भी असहज होते हैं कि थोड़े से कुटुंब में लोग 112 नंबर डायल कर देते हैं, पुलिस आ जाती है और उसके 1 घंटे बाद जब दिमाग शांत होता है तो दोनों ही पक्ष कहते हैं कि हमें छोड़ दिया जाए। लेकिन कई बार पुलिस की व्यवस्था भी होती है अथवा कई बार सभी पवित्र भावना से काम नहीं करती किसी भी भाग में, तो हो सकता है कि वहाँ पर भी कुछ समस्या हमारे साथ होती हो। इसलिए मेरा अनुरोध है कि गाँव में इस प्रकार का वातावरण भी बनाया जाए, ग्रामीणों को इतना जागरूक किया जाए कि आपसी जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उनका आपस में समाधान हो, शांति और प्रेम और सौहार्द रहेगा, तभी हम विकास की ऊंचाई को प्राप्त कर पाएंगे। और गांव में एक सभी परिवार की तरह, गांव को एक परिवार की तरह मान करके मैं अपने सभी जनपदीय और खंड विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सचिव से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि गाँव में इस प्रकार के समय समय पर जन जागरूकता के माध्यम से गोष्ठी करके लोगों को जो सामयिक विषय हैं उनसे भी अवगत कराने की, और माननीय ग्राम प्रधानगढ़ से कि अब निर्वाचित होने के बाद पिछली बातों को भूल करके किसने सहयोग किया किसने नहीं किया, समग्र सोच के साथ संपूर्ण गांव के विकास के लिए, संपूर्ण गांव में शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए आप प्रयास करें। इसमें ग्रामीण विकास विभाग संपूर्ण रूप से आपका सहायक और सहभागिता उसकी रहेगी। अभी कोरोना काल में सैनिटाइजेशन का और सफाई का कार्य निश्चित रूप से किया गया है। हम यह भी देखते हैं कि एक गांव में 3-4 सफाई कर्मी हैं, महीने में 60,000-80,000 रुपया उस गाँव के सफाई कर्मी को वेतन जा रहा है, फिर भी बहुत सारी गंदगी रहती है। और जहाँ कहीं माननीय ग्राम प्रधान रुचि लेते हैं वहाँ पर स्वच्छता रहती है। मेरा आग्रह है कि स्वच्छता, अभी संचारी रोग नियंत्रण अभियान भी चल रहा है 1 जुलाई से 31 जुलाई तक, इसमें भी स्वच्छता के लिए विशेष आग्रह है। आप सभी लोगों पर ध्यान देंगे, खुले में शौच आपके गांव से कोई नहीं जाए, स्वच्छता पूरे गांव में रहे, सभी योजनाओं से सभी को आच्छादित किया जाए। एक आदर्श गांव बनाने की दिशा में आप आगे बढ़े, विभाग आपके साथ खड़ा है। आप सभी को बहुत धन्यवाद सर। और सर ने अभी ग्राम विकास विभाग की जो अवधारणा है बिल्कुल स्पष्ट रूप से समक्ष रखा है। सुनेंगे ये बहुत बड़ा हम लोग जो अभियान जो चला रहे ग्राम स्वराज की, जो महात्मा गांधी जी और हमारे आज़ादी आंदोलन के महापुरुषों की जो भावना है, कैसे समग्र ग्राम विकास हो, जो अंत्योदय की जो बात है, आखिरी व्यक्ति के जीवन में कैसे मुस्कान आ जाए, उसको लेके उस तड़प के साथ जो कार्य करने वाले माननीय टावरी जी और माननीय आनंद स्वरूप शुक्ला जी हमारे माननीय मंत्री जी है, दोनों साथ में है। और मैं तो आप लोगों को बीच में आप लोगों के बीच में अपना मैं संवाद करता रहता हूँ। आप लोग बड़ी गहराई से सुनिए, इनकी बहुत गहरा विचार भी है, बहुत समग्र कमिटमेंट है, और शुद्ध रूप में ये जो बातें बताएंगे आप इसको ग्रहण करेंगे तो आप अपना जीवन भी और आपके माध्यम से जो भी आपका जो कार्य क्षेत्र है वहाँ पे पवित्रता और वहाँ पे और समग्र चिंतन और वहाँ पूरी कल्याणकारी भावनाएं अपने आप स्वयं उत्पन्न हो गए। तो मैं प्रार्थना करता हूँ माननीय ठाकुर जी से हमको कृपा करके आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्रदान करने का। माननीय मंत्री जी, हमारे दोस्त वेंकटेश्वर जी और सभी दोस्तों, मैं एक तो आपका अभिनंदन करता हूं कि आप ये डिजिटल माध्यम से जो वेबिनार करते हैं, बहुत गर्व की बात है। मेरे 2-3, क्योंकि अभी 75-76 साल की उम्र में वही बातें रिपीट करने के बजाय वो बतलाना चाहिए जो कोई बतलाता नहीं है। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है, आप सभी जवान आदमी है, अभी पहला पॉइंट ये हुआ कि जो अपवाद हो उनको जरूर प्रेजेंट कराइए। अपवाद जिन्होंने अपने खर्चे से स्वाभिमान से पेड़ लगाए, गाय पाला, स्कूल चलाया, बच्चों को चला रहे, क्या होता है उसे एक माहौल बनता है कि सभी ग्रांट रिबेट सब्सिडी पर निर्भर नहीं है। और हमको अब देखना पड़ेगा कि भारत को विश्वगुरु, उत्तर प्रदेश को बेस्ट बनाने में रोडे क्या है, क्या कठिनाइयां है, कौन कौन से अवरोध है। तो मेरा पहला पॉइंट है उन अवरोधों को दूर करने के लिए, वातावरण बनाने के लिए अपवादियों को खड़ा कीजिए जिन्होंने लोकल में कर दिया। ये आगरा में बड़ा दमदार एरिया है, रिबेल वाला एरिया है, ये पंगा तो नहीं, लेकिन हाँ विरोधियों वाला एरिया, प्रश्न करने वाला एरिया है, दमदार एरिया। यहाँ पर जो धंधे बढ़ाने की संभावना है तो मुझे लगता है ये दोनों एरिया में, अभी मैंने कहीं सुना था अपना ये ऑस्कर फर्नांडिस जी का एक इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने बोला, ऑस्कर फर्नांडिस कांग्रेस के, उन्होंने बोला था कि बाबा मुझे कैंसर हो गया था, मैं हर तरीके से मरने के कगार में आ गया था,
अल्टीमेटली मुझे गौमूत्र ने बचाया मेरठ की एरिया की। उन्होंने नाम नहीं दिया था उस गौशाला का, मगर मेरठ का नाम दिया। मैं ढूंढ रहा हूँ गौनपुर के वो मेरठ की कौन सी गौशाला है जिसने ऑस्कर फर्नांडीज जी को कैंसर से मरते मरते बचाया। ये उनका राज्यसभा में बयान है, राज्यसभा में बोला हुआ है। अब अगर गाय को बचाना है, बायोडाइवर्सिटी बचाना है, स्वरोजगार बढ़ाना है, पंचगव्य को बढ़ाना है, महिलाओं को आगे लाना है, तो हमको अपवादों को आगे बढ़ना पड़ेगा। और अपवाद जो भुगत चुका है, होना चाहिए, करना चाहिए, होना है, लिखा है, भैया बहुत बढ़िया, जरा जमीन पे दिखा। तो एक्शन इन गीता इन एक्शन, अध्यात्म इन एक्शन, ऐसा मेरा 2 पॉइंट्स होगी। ग्लोबलाइजेशन के युग में अभी लोकलाइजेशन पे जाना ही पड़ेगा। ये पूरा विश्व में हो रहा है। हमारी जो कंसल्टेंट्स हैं नीदरलैंड में, जर्मनी में, उन सबका ये निचोड़ है कि उधर भी यूरोप में प्रकृति से जुड़ने का बड़े पैमाने पर अभियान चल गया है। लोगों का जीवन शैली बदल गया है, खाना पीना, रहना, सोचना, धंधे, डाइवर्सिफिकेशन। मैं इतना ही बोलूंगा, ये कोरोना के बाद एक नया आमूलचूल सोच, आमूलचूल जीवन शैली, खान पान, एसी। मैं लास्ट पॉइंट बोलकर अपनी बात खत्म करूंगा। अभी मैं ऐसे पूछता रहता हूँ यार, आपके एरिया में ये कोरोना किसको हुआ? तो मुझे कुछ लोगों ने जो बताया, मैं आपके साथ वैसा का वैसा शेयर कर रहा हूँ। उसने मुझे ये बताया कि उसके गांव में, उसके ऑब्जर्वेशन में, जो लोग ज्यादा एसी में बैठते हैं, जो लोग बिल्कुल श्रम नहीं करते हैं, जो लालची है बहुत बढ़िया। मैं अनुरोध करूंगा सबसे, जरा एक वेंकट शेट्टी जी जो हमारे गीता के प्रकांड विद्वान है, जरा उनके लिए ताली बजा दे। लालची है, बहुत बढ़िया। दूसरों को शोषण करते हैं, वो लालच में आ ही जाएगा, वो शोषण तो होना है। देते हैं। मैं पॉइंट जो कह रहा था, मैं अपनी बात खत्म करके निकलूंगा। मंत्री जी का नाम जबरदस्त है, मैंने अभी बताया था। और ऐसी दिशा में जो स्वरूप है, और वो भी बलिया, उधर मेरठ उधर बलिया, तो मिलकर क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए मंथन, कि जिसमें जो लोग ढीले ढाले सुस्त लोग हैं वो भी जरा एक्टिव। बलिया तो भाई, मेरठ भी हरदम रहा है। तो मेरा अनुरोध ये होगा, उसने मुझे ये बताया कि जो लोग कुली का काम करते हैं, सामान वामान उठाने वाला, जो लोग अपना ये साफ सफाई करते, उसने नाम दिया था साफ सफाई करने वालों का, जमा करके उसको स्वीपर वगैरह पर। बोले साहब उनको मैंने देखा ही नहीं। आप कृपा करके अपने अपने एरिया में ऑब्जर्व कीजिए, किसी की बात कहने से मत मानिए। उन्होंने अपना मत दिया, ठीक है, हो सकता सही भी हो, झूठ भी हो, अपने को मालूम निकाले तो आप अपने अपने एरिया में ऑब्जर्व कीजिए कि कोरोना किनको हुआ, क्या उनकी प्रतिकार शक्ति जहां थी, रेजिस्टेंस पावर, जहां पे वो आध्यात्मिक थे, लालची कम थे, जैसा लालची कम थे, लालच तो रहेगा, कम रहे, और उसके बाद थोड़ा उमंग है, जोश है, विश्वास है, और प्रबल कार्य करने की प्रवृत्ति। देखिए हमारे इसमें मैं कार्य बोलूंगा, सेवा आ ही जाएगा, कार्य के बगैर हो नहीं सकता, नहीं तो कमरे में क्या बेटा वो। बहरहाल मुझे बहुत अच्छा मौका दिया, मैं आपका बड़ा आभारी हूँ। और मैं चाहूंगा, एक तो निराशा ना आए, हम जैसे है वैसे, कोई प्रॉब्लम नहीं, काला है तो काला है, गोरा तो गोरा है, चोर है तो चोर है। मौका दे, करना क्या है, स्वरोजगार के लिए, स्वावलंबन के लिए, स्वाभिमान के लिए, लोकल के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए, देशी गाय, देशी गोबर, देशी मीट, और वो सब आएगा शुभ लाभ के साथ। अगर ये शुभ लाभ नहीं होगा, स्वार्थ परार्थ परमार्थ सर्वार्थ रहेगा, स्वार्थ नहीं मरेगा। स्वार्थ के साथ इतना ही कि परार्थो परमार्थो और फिर सर्वार्थ में आ जाए, सर्वोदय में आ जाए, वो अंतिम वाला आ जाएगा। मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने लीडरशिप दे रहे हैं, जिस तरीके से हमारे मंत्री से मिलकर मजा आ गया, पहली बार मिला मैं, लेकिन बड़ा अच्छा आनंद आया। तो मैं अनुरोध करूंगा, और ये जो SIRD जो काम हो रहा है, उसको गति तब आएगी, और भाई काम तो बहुत बढ़िया हो रहा है, मगर गति, स्टेबिलिटी, स्थायित्व, परमानेंस वो तब आएगा पर्यावरण पूर्व के साथ में, जब हर एक को काम धंधा होगा स्वरोजगार के साथ, गाय में, पेड़ में, गोबर में, नीम में, तुलसी में, जड़ी बूटी में, पंचगव्य में। और मैं ऑस्कर फर्नांडीज जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने वो वक्तव्य राज्यसभा में देखा कि मुझे कैंसर हो गया था, और जरूर सुनिए और सुनाइए लोगों को, मैं मरने के कगार पे था, दुनिया की दवाई लेते लेते थक गया था, आखिरी में मुझे गौमूत्र से ये आराम मिला।
मैं जिंदा हूँ, मैं उस आश्रम की जिंदगी भर सेवा करूंगा, ये उन्होंने लिखा हुआ है। वो जो देसी गाय हर जगह काम करता है, बोला है, अब हर जगह का मालूम नहीं बना, जहाँ करता है कम से कम वो तो मार्केट कर दे। और हमारा अंदरों का SID के सारे अफसर होते, डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह से, साहब आप कृपा करके ये जो गाय पर आधारित जैविक चीजें हैं, चाहे वो पंचगव्य हो, गौमूत्र का हो, खाद का हो, वगैरह हो, उसको कृपा करके मार्केटिंग में लोगों को लगाइए। जो भी ट्रेनिंग में आते हैं बोला मार्केटिंग कर, मार्केटिंग कर, मार्केटिंग कर, पैसा कमा। हमारा सबसे कमजोर पॉइंट है, हमने मार्केटिंग का कल्चर नहीं फैलाया। हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुरोध करता हूं कि मिलकर काम कीजिए, उंगली की मुट्ठी बनाइए और निगेटिव में मत जाइए। जो जैसा है वैसा है, अपने को मिलके ये जो आपका अभियान चल रहा है इसमें बहुत बहुत अभिनंदन, मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इजाजत लूँ, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। काला नीला हो तो सही नहीं, काला नीला हो चल गया तो छोड़ बोल रही चलेगा काम। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ मनोज, आप बैठिए। वो रह गया फोल्डर।